आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने जनता पॉडकास्टिंग में। आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ यहाँ मौजूद हूँ, बैठी हूँ, जिनके बारे में कहीं ना कहीं आप जानते होंगे, क्योंकि इनके जो संघर्षों का सिलसिला रहा है वो कोई संक्षिप्त संघर्ष नहीं है, बल्कि एक लंबी स्टोरी है इनके पीछे। और आपसे बता दूं, हमारे पूर्वांचल एक ग्रामीण इलाके परिवार से उठ के एक लड़का, एक व्यक्ति इतना ऊंचा सोच रखता है और उस सोच को हकीकत में तब्दील भी कर देता है। आज इनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पे है, जो कि एक बहुत ही सामान्य परिवार से बिलोंग करने वाले व्यक्ति, और इतनी अच्छी तालमेल और इनके अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेताओं के साथ संबंध, जिनके साथ खड़े होने के लिए भी अच्छे अच्छे लोग सोचते हैं, उनके साथ इन्होंने इतना अच्छा व्यवहार और संबंध बना लिया। आखिर कैसे किया? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संतोष यदुवंशी जी की, जो अभी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे बीच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। और हमारे सभी जो आपके चैनल देख रहे हैं उनको भी नव वर्ष की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके चैनल को भी पुनः मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चैनल दिन गुना रात चौगुना तरक्की करे, उन्नति करे। इसी मंगल कामनाओं के साथ पुनः अपने सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो सर, अभी आप सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, काफी अपने आप में सम्मानजनक पद पे हैं। हाल ही में आप उड़ीसा में कार्यक्रम अटेंड किए। आप जहां भी जाते हैं अपना एक झंडा गाड़ के आते हैं। इतना आप लोगों में, सोशल मीडिया पे भी हम लोग देखते हैं, काफी आप चर्चा का विषय हमेशा बने रहते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जिस एरिया में, पिछड़े एरिया से आप आते हैं, यहाँ पे आखिर आपके अंदर ये विचार आई कहाँ से? आपकी राजनीतिक करियर की अगर मैं शॉर्टकट में पूछूं तो शुरुआत कैसे हुई? देखिए, जो राजनीति है वो आदमी मतलब करता नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो एटमॉस्फेयर और ये जो संगत है जी, वो जब मिल जाता है तो आदमी जो है राजनीति की तरफ जो है बढ़ जाता है। और सही चीजें ये है कि राजनीति में मैं तो बहुत बाद में आया, लेकिन जब मैं छोटा था तब भी हमारे अंदर जो है राजनीतिक व्यक्तियों को देखने और सुनने के लिए मैं दूर दूर तक जाया करता था। जो उस जमाने के जो जिले के बड़े नेता होते थे, आज लोग भी हैं जो हमारे पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। मैं सभी जनपद के भी सभी अपने नेताओं को मैं सम्मान करता हूं और हृदय से मैं सम्मान करता हूं। हुआ ये कि बहुत पहले मैं रोजगार की तलाश में, चूंकि हम एक साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं जी, तो परिवार में और कोई हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी नहीं रहा है। तो और फिर परिवार भी इतना मजबूत नहीं था। तो मैं बीच में चला गया राजस्थान के अलवर शहर में। अलवर शहर में गया तो वहां मैंने संघर्ष किया जी। और उसके बाद मैं एक फैक्ट्री में एक नौकरी करने लगा। वो फैक्ट्री भी देश की जानी मानी कंपनी है। वो पैरीवेयर, जो सैनिटरी बाथरूम से संबंधित उसका प्रोडक्ट है और काफी बड़ी कंपनी थी। उस कंपनी में मैं एज एक वर्कर भर्ती हुआ, परमानेंट हुआ। और तब मैंने देखा कि वहां पे यूनियन भी है और वो यूनियन मजदूरों के हक में आवाज उठाती थी। उनके खिलाफ अगर कोई शोषण या अन्याय होता था तो मैनेजमेंट के साथ में अपना बैठ करके और उनके हित की बात की थी। जी। मेरे मन में आया कि कैसे हम अध्यक्ष बने या उनके जो लीडर हैं, जो मैं देखता था कि बड़ा उनका मतलब थोड़ा सा सम्मान होता था। बहुत लोग जो है उनके पीछे पीछे घूमते थे। और घूमने की मतलब ये नहीं है कि दूसरे लाजे में मैं नहीं कह सकता हूं, मतलब अपने कार्य के लिए और किसी न किसी को कुछ न कुछ काम होते ही थे। जो अच्छा, सब लोग जो है मैनेजमेंट से या एज ए पर्सनल मैनेजर, जनरल मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर सबसे तो मिल नहीं सकते। तो अपनी बात जो है यूनियन अध्यक्ष से कहेंगे, वो अपना वो करते थे। उस समय वहां पे AICTU की यूनियन थी, ऑल इंडिया कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन। और ये मेरा मतलब सौभाग्य है
कि पहली बार सबसे कम उम्र का हाँ, पूरे हिंदुस्तान में जी ऑल इंडिया कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन की जितनी कंपनियों में या अदर जगह यूनियन थी, सबसे कम उम्र का मैं यूनियन अध्यक्ष बना और मैं लगातार 3 बार यूनियन का अध्यक्ष रहा। अच्छा वहां से मैं राजनीति की शुरुआत किया। जी वहां पे कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन के बड़े नेता आदरणीय वीरेंद्र चौधरी साहब आज भी हैं, जो अशोक लीलैंड में कार्यरत थे। अभी विगत पिछले साल वो सेवानिवृत्त हुए हैं। जी अभी वो तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर मिलता है। जी वहां पे डॉक्टर कर्नल सिंह यादव साहब जो देश के बड़े नेता हैं, मंत्री रहे, डॉक्टर और हार्ट के बड़े डॉक्टर हैं, मतलब ये कहा जाए कि विश्व के बड़े डॉक्टरों में उनकी गिनती होती है। जी डॉक्टर कर्नल सिंह यादव साहब जो विधायक, मंत्री और सांसद अलवर से रहे, उनके सानिध्य में भी मैं रहा और उनका भी बराबर में मतलब आशीर्वाद मिलता है। तो उस परिवेश को मैंने देखा है, संघर्ष किया है और भगवान की कृपा से, अपने बाप के आशीर्वाद से, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे जो भी दोस्त हैं उनके आशीर्वाद से मैं वहां भी सफल रहा। हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उस समय सांसद थे और उनका राजस्थान के भरतपुर पे एक नगर कस्बा है, वहां उनका कार्यक्रम लगा। मैं आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को कभी मतलब मिला नहीं था और उसके बाद बात करना तो दूर की बात है। और उस समय जो है समाजवादी पार्टी की सरकार थी, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव साहब मुख्यमंत्री थे और वो सांसद थे और जितने भी संगठन है, फ्रंटल संगठन, उसके प्रभारी थे। तो हमको मालूम चला कि भरतपुर में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। मेरे जेहन में ये था कि नेताजी का मैं हमेशा जो है नाम लेता था उनका। कहीं जब हम गांव रहते थे तो कहीं कार्यक्रम होता था तो मैं नारा लगाता था और भीड़ में जाकर के जो है कई पीछे दूर खड़े होकर के हम लोग देखते थे, फिर देख भी नहीं पाते थे पूरा। तो मेरे मन में आया कि अखिलेश जी आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, मैं तो जाऊंगा। और मैं वहां गया। वो एक तालाब था, उसके किनारे एक भंडारा हो रहा था। उनके ताल्लुकात वहां जो आयोजक थे उनसे था, इसलिए कि माननीय अखिलेश यादव साहब भी राजस्थान के धौलपुर के मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं, तो राजस्थान के लोगों से भी उनके जो है आत्मिक संबंध रहे हैं। तो मैं वहां गया और ये भी सही थी कि वहां भीड़ भी कम थी। तो मेरा जो है, चूंकि मैं एक यूनियन का अध्यक्ष भी था, हमारे साथ भी 10 लोग थे, तो मैं अपना परिचय दिया। आयोजक मंडल से भी मेरा कोई पहचान नहीं था, लेकिन मैं वहां गया और वहां जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मतलब आए, मेरा उनसे परिचय हुआ कि मैं प्रणाम किया। मैंने भैया मैं संतोष सेठवंशी और मैं रहने वाला हूं पडरौना का। उस समय जो है जो अपना जो जिला था मतलब, तो वही हम बताए। बोले अरे तो यहाँ पे, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ यूनियन का अध्यक्ष हूं ऐसे ऐसे, और मेरा इस वहां पे संक्षिप्त संबोधन भी हुआ और मेरे संबोधन से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत प्रभावित हुए और बोले अरे इतने कम उम्र में और तुम यूनियन के अध्यक्ष हो, अरे चलो पार्टी का भी काम करो, वहां पार्टी काम करो। मेरे अंदर वो आया कि देश के इतने बड़े नेता के लड़के हैं, उसमें तो नेता आज जो कद है वो उस समय नहीं था, नेताजी के लड़के थे जी। तो मेरे मन में आया कि हम लोग जिनका नाम लेते हैं कभी देखे भी नहीं और आज उनके साथ बैठे हैं। और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी कार्यक्रम खत्म होने के बाद अपनी गाड़ी में बैठाए और आयोजक के घर पे जलपान का कार्य, अपने ही थाली में रोटी और है उसमें एक थाली में कई लोग खा सकते हैं, तो वही लेकर के और हम लोग खा रहे थे। और उसके बाद अपना नंबर दिए, 2 मोबाइल नंबर था, दोनों मोबाइल नंबर दिए और कहे कि इससे मेरा संबंध हो गया कि जिसकी मतलब मैं कभी कामना भी नहीं मतलब नहीं कर सकता था। तो ये हमारा राजनीतिक सफर है कि जिनसे मेरा संबंध 20-25 साल पहले बना, वो संबंध आज भी है। अच्छा। तो राजनीतिक का एक संघर्ष रहा है और फिर जो है हम समाजवादी पार्टी फ्यूजन सभा में आदरणीय विकास यादव जी
जब अध्यक्ष थे तो उसमें हम राष्ट्रीय सचिव थे। उसके पार्टी में भी मैं एज ए सचिव था और पार्टी ने मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी, तो उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, और समाजवादी पार्टी के लिए हम लोग काम करते हैं। और काम करने वाले लोगों के लिए पद मायने नहीं रखता है, कार्य मायने रखता है। और निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति ईमानदारी जिम्मेदारी से अगर काम करेगा तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय नेतृत्व के नजर में उसकी अहमियत बढ़ेगी। वो तो हमेशा ही बढ़ेगी। तो आप अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो युवा नेता होते हैं, जिनके वो उभर रहे हैं पॉलिटिक्स की दुनिया में, राजनीति में जाना कहीं ना कहीं उनका सपना है। जैसे कि आपने अभी बताया कि आप जब देखते थे तो एक ललक सी जगती थी कि कितना अच्छा इनका मान सम्मान हो रहा है, इनके साथ साथ लोग जा रहे हैं। तो देख के बहुत से युवा हैं जो इनको राजनीति में जो रुचि रखते हैं, उनके अंदर भी रुचियां जगती है। तो वैसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ टिप्स उन्हें आप क्या देना चाहेंगे? नहीं, हम अपने युवा साथियों को, नौजवानों को मैं तो ये हमेशा से ही मैं ये कहूंगा कि जो राजनीति है, ये राजनीति में सेवा की भावना से राजनीति में आना चाहिए। और जो नौजवान अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करे, पार्ट टाइम राजनीति करें। जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस करें और पार्ट टाइम राजनीति करें, क्योंकि दोनों को में तालमेल बनाएंगे तभी राजनीति हो पाएगी। और राजनीति में कदापि पैसे कमाने के लिए अगर कोई राजनीति में आ रहा है तो मैं तो मानता हूं कि ये सही नहीं है। राजनीति एक सेवा की भावना से राजनीति में आना चाहिए। और राजनीति में हम एक दूसरे की मदद करते हैं। आज जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर कहीं पीड़ित होता है तो वो आता है किसके पास? राजनीतिक व्यक्ति के पास आता है। तो जो जितना सामर्थ्य है, अब हम तो एमपी एमएलए है नहीं, तो अपने व्यवहार से अगर कोई व्यक्ति आते हैं तो मैं कोशिश करता हूं उनकी मदद हो जाए। तो उसी टाइप का आदमी मदद करे। कहीं अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाना। हालांकि रिस्क भी है राजनीति में। अगर कोई दो लोग हैं और दो लोग आपस में झगड़ा किए, एक व्यक्ति मजबूत है और एक व्यक्ति कमजोर है और वो कहीं गया, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम मदद करेंगे तो एक व्यक्ति तो हमारे खिलाफ हुआ ना। बिल्कुल। तो इसमें रिस्क भी है। तो हालांकि ये रिस्क उठाने पड़ेगी। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही समाजवाद है। नेताजी या डॉक्टर राममनोहर लोहिया साहब या और भी बड़े जो लोग रहे हैं, वो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को मजबूत किए और हम लोग उसी पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करते हैं। और आज उस कारवा को आदरणीय नेताजी के और आदरणीय हमारे जो जिनके विचारों को पार्टी लेके चल रही है, उनके सपनों को भी आदरणीय अखिलेश यादव जी साकार कर रहे हैं। और हम लोग तो उनके अनुयायी हैं, उनके सिपाही हैं और हम लोग भी चलने का प्रयास करते हैं। और यही हमारे राजनीतिक ये सफर जो रहा है, इस टूटे फूटे पगडंडियों पे चलते हुए और अपनी एक छोटी सी मुकाम और छोटी सी पहचान हमने बनाया है। तो आप अभी जमीनी स्तर से यहाँ की चीजों को समझते हैं, क्योंकि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं और यहीं से आप उठ के उस स्तर तक गए हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपने सुना होगा कि जब बात महिलाओं की आती है तो लोग कहते हैं राजनीति महिलाओं के लिए नहीं है, क्योंकि वो वहां पे एडजस्ट नहीं कर सकते। इस बात से आप कितना सहमत है और आपकी विचारधारा क्या है? नहीं, हम तो ये देखिए, राजनीति में और चाहे बिजनेस में और चाहे नौकरी में, हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि ये महिलाओं के लिए ये ठीक नहीं है और राजनीति ठीक नहीं है। सभी लोग, आज की जो महिलाएं हैं वो महिलाएं बहादुर हैं, पढ़ी लिखी हैं, संस्कारी हैं और वो निश्चित तौर पे पुरुषों से किसी मामले में कहीं भी पीछे नहीं है। वो सब कर सकती हैं। आज जो महिलाएं हैं राजनीति में भी आप देख लीजिए, राजनीति भी कर रही हैं बहुत अच्छे से। आज महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं। आज महिलाएं सेना में भर्ती होकर के जो है बॉर्डर की रक्षा कर रही हैं। महिलाएं जो है शिक्षा जगत में अपना एक मुकाम हासिल की हैं। और राजनीति में आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया साहब हैं, वो भी तो एक महिला हैं। तो निश्चित तौर पे और बहुत उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जनपदों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान भी
महिला है। जी बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे मैं तो चाहूंगा कि अवसर सबको मिलना चाहिए जी और कभी भी ये नहीं मन में होना चाहिए कि ये महिला है तो ये राजनीति में नहीं आएगी। नहीं, सबको आना चाहिए और अपनी मुकाम बनाना चाहिए और राजनीति एक सेवा की भावना है। निश्चित तौर पे मैं मतलब ये मानता हूं कि महिलाएं भी राजनीति को अच्छी तरह समझती हैं और राजनीति कर भी रही हैं। जी और आज के महिलाएं तो शिक्षित हैं, जी निर्भीक हैं, साहसी हैं, वो निश्चित अच्छा कर सकती हैं। लेकिन आज के दौर में भी हम देखते हैं जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि जो जाति को लेकर भेदभाव, महिला जाति पुरुष जाति, तो क्यों आखिर हमारे ही समाज में इतना ज्यादा इस तरह का चीजें क्यों है? नहीं, महिला है तो ये नहीं कर सकती। इवन अगर गांव के पास में स्कूल नहीं है तो लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए 20 किलोमीटर दूर तक भेजना एक बहुत बड़ा रिस्क समझते हैं। नहीं, देखिए क्यों? पहले का जो जमाना था वो अलग था और आज का जमाना अलग है। जी पहले शिक्षा का अभाव था, तो जब शिक्षा का अभाव रहेगा तो आदमी का जो संकीर्ण मानसिक मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनकी जो सोच है वो गलत है, नहीं। जी हमारी माता जी हैं वो अब पढ़ी लिखी नहीं है, जी तो ऐसा तो नहीं है कि उनका जो सोच है वो गलत है, नहीं। होता क्या है कि लोग जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं और वो बाहर की चीजों को नहीं जानते हैं, तो उनको लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को पढ़ाने में या किसी क्षेत्र में भेजने में उनको झिझक महसूस होती है। जी बिल्कुल। सुरक्षा की भावना को लेकर के। जी और उनकी जो सोच अपने बच्चों के लिए, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे मतलब कहीं गलत जगह जाए या कोई बहुत ये करे, वो उनकी सोच ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है कि अब मानसिकता बदल रही है। माता पिता भी जब देख रहे हैं समाज को या टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या अगल बगल में जो उनके बच्चे वो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही मतलब सोच है कि पहले लोग नहीं अपने बच्चों को बाहर भेजते थे, आज वो बच्चियां जाके दूसरी जगह पढ़ रही हैं, हॉस्टल में रह रही हैं, इलाहाबाद में रह रही हैं, अजय दिल्ली में रह रही हैं, कानपुर में रह रही हैं। अब हमारा ही वहां पे कानपुर में हॉस्टल है आनंद गुरुकुल, उसमें बच्चियां भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं। हालांकि हॉस्टल अलग अलग है, बच्चियों का अलग है, बच्चों का अलग है। नीट और IIT के बच्चे बच्चियां तैयारी कर रहे हैं। हमारा वहां पे तकरीबन भी पिछले साल से हमारा एक शुरुआत हुआ है। मेरा वहां लाइब्रेरी भी है और सब आनंद गुरुकुल बॉयज हॉस्टल, आनंद गुरुकुल गर्ल्स हॉस्टल, आनंद गुरुकुल लाइब्रेरी, और आने वाले समय में और भी उसको हम लोग आगे करेंगे। तो बच्चियां कोई लोकल तो है नहीं, कोई बच्चियां बिहार की हैं, कोई यूपी की हैं, या फिर कहीं और की हैं, तो वो लोग भी अपने बच्चियों को बाहर भेजे हैं ना। जी बिल्कुल। तो एक विश्वास से ही भेजे हैं। हाँ। तो इस प्रकार से अच्छा, और लड़कियां कल को डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, अपने परिवार की, समाज की, देश का नाम रोशन होगा, अपने गर्व होगा। तो निश्चित तौर पे मैं ये कहूंगा कि कभी ये भेद न करें बच्चे और बच्चियों में। बच्चियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं देख रहा हूं कि माँ बाप का जो सबसे ज्यादा सम्मान कर रही है वो बच्चियां ही कर रही हैं। हाँ, तो ये तो मैं कहूंगा कि सभी लोग सपोर्ट करें और कभी ये भेद ना करें। जी। और मुझे अच्छा लगा आपका जो ये आप लोग हमको बुलाए इस चैनल में। जी, तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, अभी सर ने बताया कि हर एक पेरेंट्स को इनकी बातों को अमल करने की आवश्यकता है कि अगर आपके परिवार में अगर एक बेटी है और एक बेटा है तो दोनों को बराबर आंखें, बल्कि उनके अंदर भेदभाव बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि बेटा बेहतर कर सकता है तो बेटी उससे कहीं ज्यादा भी बेहतर कर सकती है। तो कभी भी अपने मन में इस प्रकार की हीन भावना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली ना लेके आए। और इसके साथ साथ अब हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। थोड़ा सा इस चैनल के माध्यम से आपके समर्थक भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उनके लिए आप दो शब्द क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, हम तो अपने सभी हमारे जो मित्र हैं, भाई हैं, अब मैं जो समर्थक अपने लोगों को मैं नहीं कहता, हम सबको परिवार मानते हैं जी। तो मैं सभी अपने जो लोग हैं उनसे मैं कहूंगा कि इनके जो चैनल्स हैं इनको आप लोग सब्सक्राइब भी करें और सपोर्ट भी करें, और अपने क्षेत्र के जो नौजवान हमारे साथ हैं, हमारी बहन है, बेटी है, इसको भी आप लोग सपोर्ट करें, इनको भी आप लोग आगे बढ़ाने का काम करें। और मुझे तो खुशी भी हो रही है, मैं इनको धन्यवाद देता हूं
कि मुझे अपने चैनल में बुला करके और हमारे बारे में, हमारे जीवनी के बारे में आप लोग तक पहुंचाने का काम किए हैं। तो मैं पुनः हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूं। अपनी बहन और इस बेटी को उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।